गौरी, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ऑलमोस्ट आ चुका है। अप्रैल का, जिसको इतने टाइम से सबको इंतजार था कि इलेक्शन आएगा, क्या होने वाला है। और एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें करीबन 90 लाख वोटर्स को हटाया गया है, जिसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट मुस्लिमों का है और एक अच्छा खासा अमाउंट हिंदुओं का भी है। पर टीएमसी बार बार ये कह रही है कि ये जो पूरा ग्राफ बना है इस टाइम पर, उसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 पार्गनास, ये जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, यहाँ से ज्यादा लोगों को हटाया गया है। इतना ही नहीं, जो बांग्लादेश बॉर्डर की नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे भी काफी लोगों को हटाया गया है। ऐसा है नहीं कि मुझे, जो मैं वोटिंग एवरेज देख रही हूँ उसमें ये है कि आप करीबन 50 लाख के ऊपर तो हिंदू वोटर्स को भी हटाया गया है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं हटाया गया है। लेकिन यहाँ पर बार बार ऐसा है कि प्रक्रिया के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि जिन लोगों ने अपनी एंसेस्ट्रल जो उनकी प्रॉपर्टीज थी या जो उनका एविडेंस था वो नहीं दे पाए थे, उस बेसिस पर उनको हटाया गया। बट टीएमसी इसका ना पूरा एक तरीके से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रही है। अभी सुबह मैं अभिषेक बैनर्जी का एक ट्वीट देख रही थी जहां पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि अगर टीएमसी को आप जितवाओगे तो जितने भी 90 लाख वोटर्स को हटाए गए हम उसे वापस लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने यही चाल चली है कि ज्यादातर वोटर्स को हटा दिया गया है। एक चीज बहुत नोटिसेबल रही है इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया के थ्रू, जिन जिन लोकसभा, जो पुराना लोकसभा इलेक्शन था, उन सब जगह, उसके बाद से जिन जिन जगहों पे टीएमसी के हाई स्टेक थे जीतने के, उन सब जगहों से अच्छे खासे वोटर्स को हटाया गया। तो ये तो एक पॉइंट टीएमसी के पास है ही बताने को, और ये पॉइंट बहुत रेलिवेंट भी है। ठीक है। और दूसरी जगह हम ये भी देख रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी, ये सब जो क्लेम कर रही हैं, इसके बाद से एक राइट जैसा एक माहौल भी बन रहा है। साथ ही साथ टीएमसी के लीडर्स बार बार ना ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि बीजेपी की इतना कुछ करने के बावजूद भी वो डर नहीं रहे हैं। अंदरूनी तौर पे हम सबको पता है कि लोग डरेंगे तो सही, अब उनका इतना बड़ा वोटर बैंक चला गया है, लेकिन बाहर वो यही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहे हैं कि हम डर नहीं रहे। तो आपका क्या कहना है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि बिहार में भी हुई थी, यूपी में भी हो रही है, इंडिया के बहुत से स्टेट्स में हो रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर उसका इतना इश्यू बनना, क्या आपको लग रहा है कि ये बीजेपी की साइड की एक चाल है या फिर टीएमसी का एक प्रोटेक्टिव जोन है जो वो खड़ा करना चाहते हैं? फिर एक बार जो एसआईआर है ना उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, वो है क्यों और इन स्टेट्स में क्यों लागू नहीं क्यों किया जा रहा है। जो भी एग्जैक्टली। स्टेट्स बॉर्डर को टच करती हैं, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नेपाल को टच करता है, ठीक है। आपका वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश को टच करता है। आपका बिहार जो है वो भी नेपाल बॉर्डर के आसपास है, पूर्वांचल का जो आपका एरिया कहलाता है। तो टारगेटेड स्टेट्स है, लेकिन अब थोड़ा सा जब हम उसको बाइनोक्यूलर से देखेंगे तो ये देखेंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया बनाई ही उन स्टेट्स के लिए गई है जो बॉर्डर के पास हो, और जहां पर एक उनमें से स्टेट है जिसमें बीजेपी का राज्य आज तक आया ही नहीं। पहले कम्युनिस्ट थे वेस्ट एग्जैक्टली। बंगाल में, और उसके बाद एक छत्र राज रहा है टीएमसी का। मोदी एड़ी चोड़ी का जोर लगाकर लास्ट इलेक्शन में रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ाकर कितना कुछ उन्होंने साम दाम दंड भेद किया, लेकिन ममता को खदेड़ना मुश्किल ही नामुमकिन था। तो अब उन्होंने इस बार जो बीड़ा उठाया है, उन्होंने ये ठान लिए कि इस बार अगर ममता बनर्जी को नहीं हटाया, टीएमसी को नहीं हटाया बंगाल से, तब फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक छत्र राज की तरफ बीजेपी बहुत तेजी से उसके करीब बढ़ रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके असम के इलेक्शंस हो चुके हैं, असम की बलि चढ़ाने को तैयार है बीजेपी, क्योंकि एक तीर से दो निशाने मारे जाएंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा को ही पर काटना भी जरूरी हो गया है, वो बहुत बोलने लगे हैं, बहुत ही अपने इश्यूज को हाईलाइट करना, इस पे एफआईआर, इस पे बयानबाजी। तो बीजेपी को ये सब बातें ना बहुत अराजक लगती है। बीजेपी इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड यूनिट, अगर आप उसको 2014 के बाद देखेंगे। 2014 से पहले जो अभी कांग्रेस का हार है ना छितर बितर, वही सेम ऑपोजिशन में बीजेपी का हुआ करता था, जब अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब लीडर्स हुआ करते थे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, आज ये सब कैबिनेट में है। लेकिन बीजेपी काफी डिसिप्लिन्ड हो चुकी है, काफी स्ट्रीमलाइंड हो चुकी है। इस पूरी स्ट्रीमलाइन में ना हिमंत बिस्वा शर्मा थोड़ी सी जो लहरें ला रहे हैं उसको बीजेपी कर्टेल करेगी। अब उन्हीं लहरों की बात अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में करें, तो बंगाल एक बहुत बड़ी स्टेट है। इंसर्जेंसी, इन्फिल्ट्रेशन, ये सब के इश्यूज बहुत सालों से चल रहे हैं, जब से बांग्लादेश अलग हुआ है 1975 से। इनफैक्ट जब बांग्लादेश अलग नहीं भी था, वो पाकिस्तान का पार्ट था। तो हमारे लिए वेस्ट बंगाल की स्टेट की इंटेग्रिटी रखना बहुत जरूरी है। अब बीजेपी यही समझती है कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है हम उसके ऊपर सवाल कर सकते हैं, चाहे दिल्ली का इशू हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ तनातनी थी, बीजेपी ने जीता, बीजेपी ने कहा हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे वो आगे का इशू है। मैं नहीं कहती कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बंद हो जाएंगे बीजेपी के आने से, बट बीजेपी को ये यकीन है कि एक बार वो सत्ता छीन ले
टीएमसी से, उसके बाद वो सब सॉर्ट कर लेंगे। तो एसआईआर उसके लिए बहुत ही तेज टूल है। बट मैं एसआईआर को सिर्फ बीजेपी का एक इलेक्शन मास्टर स्ट्रोक नहीं देखना चाहूंगी। इन्फिल्ट्रेशन एक्चुअल प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में वो प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम यूएस में भी है, कनाडा में भी है, मेक्सिको में भी है। अगर बाकी देश अपने बॉर्डर्स को टाइट कर रहे हैं और उसके ऊपर उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स की दलीलें नहीं दी जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए इस पॉइंट पे बीजेपी के पास काफी मेजोरिटी है, वो ये डिसीजन इम्प्लीमेंट कर सकती है। वेस्ट बंगाल में बहुत तनातनी चल रही है इलेक्शन कमीशन के साथ, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो बंगाली वोटर्स हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हो, चाहे वो बंगाल से वोट डाल रहे हो, चाहे वो कोलकाता में रिसाइड कर रहे हो, चाहे वो जितने भी बांग्लादेश के पास सटे हुए एरियाज हैं वहां पर रिसाइड कर रहे हो, ये देखना बहुत जरूरी है कि उनका क्या इस चीज पे रिएक्शन होगा। क्योंकि अभी मैं बीबीसी का रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी, कैसे एक बंगाल की औरत दिल्ली लाई गई और बांग्लादेश डिपोर्ट की गई, वो बंगाली थी। तो आज की डेट में हमें ये नहीं पता कि हमारा कौन है और दूसरी साइड कौन है। कितनी ऐसी मेड्स एग्जैक्टली। जानती हूँ जो गुड़गांव में बॉर्डर पार करके आती है बांग्लादेश से, और जो हमारी हाँ मेड्स चार्ज करती है उससे आधे रेट में काम करती है। अब देखिए, आपको हाँ। काम मिलना चाहिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है आपकी? जिनके पास आधार कार्ड है, जो इंडियन सिटीजन है, हम उनके टैक्स पेयर्स का ध्यान रखें कि हम घुसपैठियों का ध्यान रखें? घुसपैठिए, रिफ्यूजीज, इन्फिल्ट्रेंट्स, इन सब का ध्यान रखने के लिए अलग प्रोसीजर्स हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी और इन्फिल्ट्रेशन, इसको कर्ब करने के लिए अगर एसआईआर को लागू किया जा रहा है, मैं उस चीज का एज अ स्पेक्टेटर, एज अ कमेंटेटर पूरा पूरा समर्थन करती हूँ। एग्जैक्टली। ये बात आपने बहुत हद तक सही कही है। इनफैक्ट इसी वजह से जो बंगाल के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि बहुत कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो। यही एक मौका है जब आप इतने लोगों को निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश से लोग इंडिया के अंदर इस टाइम में आपको अगर रेट बताते तो 10 से 15 हज़ार में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से स्कूलों के अंदर उनका फेक आधार कार्ड बन जा रहा है। कितनी बार हमने क्राइम के केसेस सुने कि वहां पर राहुल बनता है और यहाँ पर आके राहुल खान हो जाता है, राइट? तो ऐसे भी कितने केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, हनी ट्रैप जैसे केसेस। और यहाँ आके अब उन्होंने प्यार के जाल में रचा लिया, शादी हो गई, तो जो मेटरनल प्रॉपर्टी होगी लड़की की वो सब वो लड़का लेके बैठ जाता है, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है, स्पाउस वीजा जिसे हम कहते हैं, राइट? लेकिन और सारे देशों के अंदर इंडियंस को पैसे देने पड़ते हैं सब चीजों को के लिए। बांग्लादेश को यहाँ पे आने के लिए सिर्फ मोहब्बत करनी है, जाल फेंकना है, और उसके थ्रू मतलब एक फ्री की सिटीजनशिप यहाँ पे मिल गई, राइट? और दूसरी ओर पर जिस हिसाब से बीजेपी ने इस पूरी चीज को प्लान किया है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सब दूध का दूध और पानी का पानी है। ऑब्वियस सी बात है कि एसआईआर लोग निकलवाना चाहते हैं, पर अगर आप देखेंगे बंगाल के अंदर जो अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन देखेंगे इस टाइम पे हिंदुओं की ज्यादा है। अगर आप मान लीजिए 60% हिंदुओं की है तो 40% कई मुसलमानों की है, रेशियो वाइज। लेकिन इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया के थ्रू 60 to 70% मुसलमानों को निकाला गया है और 30 से 40% हिंदुओं को निकाला गया है। तो इससे एक तरीके से बीजेपी ने एक शील्ड की तरह तो यूज कर ही लिया है कि हम तो सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिमों को निकालना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत से लोगों का नाम इस बार हट गया है। इन अ लॉन्गर रन, गौरी आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोग हटे हैं या फिर जो भी कुछ है, क्या आपको लगता है ये अगले इलेक्शन से पहले आ पाएंगे, या फिर इनका पूरे 4 साल या 4-5 सालों तक इनका नाम इस वोटर लिस्ट से हटा ही रहेगा? इसका बंगाल के ऊपर क्या रेपरकशन होने वाला है? क्योंकि बंगाल ऑलरेडी ऐसा एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुंडागर्दी वगैरह बहुत ज्यादा है इस टाइम पर। और जब से लोगों को पता चला कि 90 लाख लोग नहीं है उसके अंदर, मतलब एक आउटरीच ऑलरेडी उस स्टेट के अंदर आ चुकी है, और ममता बनर्जी उसको फ्यूल करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। और ममता बनर्जी के साथ हमें एक चीज तो पता ही है ना, उनको सुप्रीम कोर्ट का उनको कोई भी दिक्कत ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं है ना हाई कोर्ट की है। मतलब वहां पे सीजीआई के कहते हैं आपकी स्टेट पुलिस की बात नहीं सुन रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है, राइट? तो पुलिस भी उनके हाथों में या कोर्ट भी उनके हाथों में। तो आने वाले टाइम में इस पूरे इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है कि गुंडागर्दी और बढ़ेगी, या फिर बीजेपी ऑलरेडी उस चीज का एक कहते हैं ना एक प्रावधान लेकर आई है? पिछला इलेक्शन याद कीजिए शिवी, कैसे जब ममता बनर्जी जीती थी तो उनके कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को मारा था। उनमें और एग्जैक्टली। बांग्लादेश में जो इंसर्जेंस हुई थी उसमें तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखता है। मैं कहती हूँ कि रिपब्लिक मीडिया का जर्नलिज्म बहुत ही क्वेश्चनेबल है कई तरीकों में, लेकिन उनके रिपोर्टर्स को खदेड़ा गया है, जेल में डाला गया है, और बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ना नुइसेंस क्रिएट की गई है।
इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में इस तरीके का बिहेवियर जो आप अराजक कह रही हैं ममता बनर्जी को, कई हद तक सही है। इनफैक्ट अभी शी मेड हेडलाइंस फॉर एक्चुअली फाइटिंग हर ओन केस इन द कोर्ट। क्योंकि उन्होंने लॉ की डिग्री की है, वो अपनी कोर्ट की दलील खुद देने आई थी। उनकी देखा देखी अरविंद केजरीवाल ने भी इस चीज की कोशिश की। अब मैंने डायरेक्टली उस न्यूज को ज्यादा फॉलो नहीं किया था, शायद वो इसमें सफल रहे थे, शायद वो असफल भी रहे थे कई हद तक, क्योंकि वो एक कोर्ट की जज को हटाना चाहते थे हियरिंग से, कहने के तात्पर्य में कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन मैं तो इतना ही समझती हूँ कि देखिए, सीएम जब तक सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए वही अच्छा है। आप अगर बहुत सारे शूज एक साथ पहनना चाहें, आप प्राइम मिनिस्टर के एम्बिशंस देखें, आप हेड ऑन चैलेंज करें हेड ऑफ गवर्नमेंट को, मतलब आपको ये समझना चाहिए कि इंडिया एज अ यूनियन, फेडरल नहीं है जैसे यूएस फेडरल है। तो जो आपके गवर्नर्स हैं वो वहां पे कई हद तक इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में बजट अप्रूवल तो आपको सरकार सेंटर से कराना पड़ेगा ना। वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी आर नॉट अ फेडरेशन। सो ममता बनर्जी ने काफी ऐसे रूल्स को ताक पर रखा है अपनी गद्दी बचाने के लिए। अभिषेक बनर्जी के तरीके काफी क्वेश्चनेबल हैं गवर्नेंस के और इलेक्शंस लड़ने के, कैंपेनिंग करने के। तो देखिए, फेयर फाइट तो टीएमसी की तरफ से भी नहीं है। अब बीजेपी अगर साम दाम दंड भेद कर रही है, तो मैंने तो आपको शिवी एक बहुत ही प्रैक्टिकल कमेंटेटर की तरह बोला है कि मैं कोई नहीं हूं इन लोगों को जज करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने टाइम पे बहुत साम दाम दंड भेद किया है। सब करते हैं, पावर में रहने के लिए हर इंसान तख्ता पलट के लिए या तख्त बचाने के लिए बहुत बहुत राजनीति करता है। तो इस राजनीति के आप और मैं सिर्फ स्पेक्टेटर्स हैं, सिर्फ कमेंटेटर्स हैं। अभी देखिए कि क्या खेला हो बे, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। मतलब मुझे, मैं इस चीज पे कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहती हूँ कि क्या सही है क्या नहीं है। मैं बस एक आईना दिखा रही हूँ दर्शकों को कि देखिए ये सब भी हुआ है। तो जो ताक पर रूल्स रखे जा रहे हैं, आप सिर्फ एक पार्टी को हर समय ब्लेम नहीं कर सकते। और मैं कोई बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेरे कांग्रेस के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस है, मेरे हर पार्टी के अक्रॉस काफी अच्छे वार्तालाप रहते हैं लोगों के साथ। मैं केवल सत्य का समर्थन करती हूँ, और सत्य इस केस में सिर्फ इतना ही है कि टीएमसी ने बहुत अराजकता, बहुत ही वायलेंस इंसाइटिंग और बहुत ही उग्रवादी तरीके की पॉलिटिक्स की है। जो डेवलपमेंट कोलकाता में होनी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट पूरे बंगाल में होनी चाहिए थी, वो उस लेवल की नहीं हुई है। और कहाँ जो बंगाल था, जो बंगाली हैं वो इतने ज्यादा सामर्थ्य हैं, इतने जगहों पे फैले हुए हैं, इतना दिमाग रखते हैं, इतना देश को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं जैसे हमारे बिहारी हैं। लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनमें इनके सीएम्स तो बड़े फेमस हो जाते हैं, लेकिन इनके लोग उस तरीके से अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। फिर उनको दिल्ली आना पड़ता है, उनको विदेश जाना पड़ता है। इस बारे में अगर सरकार कुछ स्टेप ले रही है, और मैं तो कहती हूँ, मैं बीजेपी को फुल हैंड देती हूँ, मैं कोई वोटर नहीं हूँ बंगाल की, लेकिन मैं एज एन एनालिस्ट, एज एन एक्सपर्ट फुल हैंड देती हूँ कि आप जीतिए बंगाल में और काया पलट कीजिए। आपको दिल्ली का मैंडेट मिला है, 1 साल में आप अपनी जमीर से पूछिए कि आपने कितना बदलाव लाया। आपकी स्कीम एआई क्यों बोल रही है कि अभी भी यमुना साफ करने के दावे कर रही है कि अभी पीछे हट गई है? अभी कोई सच न्यूज नहीं आ रही है। जैसे ही आपको लगता है ना कि कोई भी स्टेट में उग्र कुछ काम हो रहा है, मीडिया का अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अभी हरियाणा में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पंजाब से फर्क पड़ रहा है, केरला से फर्क पड़ रहा है, असम से फर्क पड़ रहा है। अभी बंगाल में इलेक्शन आ जाएगा, मोदी जी वहां पे कैंपेन्स कर रहे हैं, वहां पे सेल्फीज डाल रहे हैं कि देखो कितने लोग कैंपेन को सुनने आए। अरे हमें सबको मोदी जी की, हाँ, मोदी जी की अब एक वीडियो भी आई और मुझे काफी हंसी भी आई उस चीज के ऊपर कि बंगाल पूरी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी मोदी जी को एक रैली के पहले खड़े होते नहीं देखा, और उनको कोई फिल्म कर रहा था, वहां पे उन्होंने बोला कि ये देखो बंगाल का प्यार आया हुआ है। इनफैक्ट कभी भी मोदी जी कहीं पे भी रैली के लिए आते हैं, बहुत लोग आते हैं, पर आप समझ रहे हो कि बंगाल अपने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट स्टेट बना दिया था कि बीजेपी को एकदम ही नेग्लिजिबल भर की ना, मतलब कहते हैं ना कि उनके दिमाग में बिल्कुल भी उनको नहीं था कितने लोग आएंगे। तो मोदी जी ने एक्चुअली में वीडियो बनाया कि मेरे पीछे देखो कितने लोग आए हुए हैं, और इट वाज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मोदी जी इस टाइम पे हमारे देश के सबसे बड़े ओरेटर हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब उनको वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, तब तो मतलब एक लेवल है बंगाल का। मुझे ये लगा कि इट वाज अ थिंग फॉर बीजेपी, दैट्स व्हाट आई फील। बट बहुत अच्छा इंसाइटफुल हमारा पूरा शो रहा है गौरी, और स्पेसिफिकली इस टाइम पे
जिस हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया के बाद से पहले एक आपके पास एक लिस्ट आई, फिर रिवाइज हुई, उसके बाद से एक लास्ट और फाइनल लिस्ट आई। तो 3 दौर में ये जो चीजें निकल के आई हैं, इसके बाद से लोगों के दिमाग में बहुत क्वेश्चन है कि बीजेपी ने ये सब कुछ जानबूझ के कर दिया, कि क्या रेशियो है। तो इस वजह से हमें ओवरऑल समझ में आएगा। और एनीवे मुझे लग रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के थ्रू जितने भी लोगों को निकाला गया है, मैक्सिमम उसमें से बांग्लादेशी मुस्लिम है, जिनका निकलना सिर्फ हम और आप क्या, एक बंगाली भी सेम चीज चाहता है। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।